आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास ना एक बहुत ही शानदार और विशाल पहेली की तरह है और आज हम उन दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। सच कहूं तो ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम हजारों साल पुरानी उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसने असल में आज की हमारी आधुनिक सभ्यता की नींव रखी थी। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी के उदय और उनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देहाती और शांत वैदिक युग की तरफ और आखिर में गहराई से समझेंगे जैन और बौद्ध धर्म के उन दार्शनिक मार्गों को जिन्होंने सोचने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, सिंधु घाटी का उदय। हमारी कहानी शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की खोज की। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार इतने बड़े और व्यवस्थित शहरों का निर्माण करना सीखा था। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर 4000 साल से भी ज्यादा पहले लोग रहते कैसे थे? उन प्राचीन शहरों में ऐसा क्या खास था जिसने आज के दुनिया भर के इतिहासकारों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है? इसका जवाब है उनका अविश्वसनीय शहरीकरण। उनके शहरों में पक्की और आग में जली हुई ईंटों का बेजोड़ इस्तेमाल देखने को मिलता है। उन्होंने व्यापार के लिए टेराकोटा की मोहरें तक बना ली थी। हालांकि एक चीज जो आज भी हमारे लिए किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, वो है उनकी लिपि। जी हां, उनकी भाषा को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि ये प्राचीन शहर नदियों के किनारे कितने शानदार तरीके से फले फूले। हर शहर की अपनी एक बिल्कुल अलग खासियत थी। जैसे साबरमती नदी के पास बसा लोथल, जहां ईंटों का एक कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था, या फिर लूनी नदी के पास धौलावीरा की वो बेहतरीन जल संरक्षण प्रणाली। ये सब उस दौर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और मोहनजोदाड़ो का नाम तो सबने सुना ही होगा। सिंधी भाषा में अगर इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। 1922 में लरकाना जिले में इस विशाल शहर की खोज हुई थी। इसका नाम सुनने में भले ही थोड़ा डरावना लगे, लेकिन असल में ये शहर अपने समय में जीवन, व्यापार और गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। इतने एडवांस्ड शहरी विकास और लाइफस्टाइल के बावजूद क्या आप यकीन करेंगे कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे। एक और मजे की बात यह है कि उनकी टेराकोटा कलाकृतियों में घोड़े और गाय जैसे आम पालतू जानवर भी कहीं नजर नहीं आते। खैर, सिंधु सभ्यता के बाद इतिहास एक नया मोड़ लेता है और हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, वैदिक युग। ये वो समय था जब आर्यों का आगमन हुआ। वे सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बस गए और सरस्वती नदी के किनारे उनकी संस्कृति तेजी से पनपने लगी। अगर हम इन दोनों युगों को आमने सामने रखकर देखें तो बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है। सिंधु घाटी के वो बड़े शहरी केंद्र अब पीछे छूट चुके थे। आर्यों का समाज मुख्य रूप से देहाती और ग्रामीण जीवन पर आधारित था, जहां घोड़ों से चलने वाले रथों ने उन्हें काफी सफलता दिलाई। उनका खानपान दूध पर आधारित हो गया था और उस वक्त राजा को गोपति कहा जाता था, यानी मवेशियों का स्वामी। इस युग की गहराई में जाने के लिए हमें वेद शब्द को समझना होगा। संस्कृत के इस शब्द का सीधा सा मतलब है ज्ञान। संस्कृत में लिखे गए ये ग्रंथ केवल कोई धार्मिक किताबें नहीं थीं, बल्कि ये उस पूरे युग की सांस्कृतिक और वैचारिक नींव थे। और अगर गिनती की बात करें तो वेद ठीक 4 हैं। ऋग्वेद, जो इनमें सबसे पुराना है, फिर सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के तरीके हैं, और आखिर में अथर्ववेद, जो जादुई मंत्रों और आम जीवन से जुड़ा है। वेदों के बाद हिंदू दर्शन का एक और बहुत बड़ा स्रोत है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी गुरु के चरणों में निष्ठापूर्वक पास बैठना। क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि हमारे देश का मशहूर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते सीधे मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है? इसी प्राचीन वैदिक दर्शन के दौरान इंसान के जीवन को सार्थक बनाने के लिए 4 मुख्य उद्देश्य तय किए गए, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। ये एक के बाद एक चलते हैं। सबसे पहले धर्म यानी सही कर्तव्य का पालन, फिर अर्थ यानी जीवन के लिए संसाधन जुटाना, उसके बाद काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति,
और सबसे अंत में मोक्ष, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति पाने का नाम है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समाज में कठोर अनुष्ठानों और पुरानी रीतियों से दूर हटने की एक नई लहर दौड़ पड़ी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मार्ग। ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और दार्शनिक क्रांति का दौर था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन नई फिलॉसफीज ने पूरे समाज का नक्शा ही कैसे बदल दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इन नए संप्रदायों ने समाज के उन तमाम वर्गों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जो उस वक्त की पुरानी और जटिल व्यवस्था से कहीं ना कहीं खुद को अलग महसूस कर रहे थे। जैन धर्म को ही ले लीजिए। जैन परंपरा में ये संख्या 24 बहुत ही खास है। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को दर्शाती है। इस शानदार परंपरा की शुरुआत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी और इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थीं, और इसीलिए उनके विचार इतनी तेजी से फैले। इन दोनों परंपराओं की फिलॉसफी भी बड़ी कमाल की है। दोनों ने ही ज्ञान और मुक्ति के लिए 3 अनमोल रत्नों यानी त्रिरत्न के सिस्टम पर जोर दिया। जैन धर्म में इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध, धम्म और संग्रह का रूप दिया गया। ज्ञानोदय का मार्ग भले ही अलग अलग था, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल एक था। वहीं दूसरी तरफ शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ, जिन्हें पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध का मतलब ही होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसे परम ज्ञान मिल चुका हो। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध कला में इस पल को बहुत ही खूबसूरती से धर्मचक्र मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है। बुद्ध का पूरा जीवन भारत के भूगोल पर जैसे गहराई से छपा हुआ है। लुम्बिनी में उनके जन्म से लेकर बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में पहले उपदेश और कुशीनगर में उनके निधन तक। इन जगहों को अष्टमहास्थान कहा जाता है। ये जगह इतनी पवित्र हो गईं कि सदियों बाद इन्होंने चीनी यात्रियों को भी भारत की ओर आकर्षित किया और बेजोड़ कलाकृतियों को जन्म दिया। जब हम बौद्ध धर्म और कला की बात करते हैं तो वास्तुकला का एक बहुत ही अहम हिस्सा सामने आता है, स्तूप। ये गौतम बुद्ध के जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक गहरा स्मारक है। इसका सबसे बेहतरीन और मशहूर उदाहरण मध्य प्रदेश का सांची का महान स्तूप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शानदार स्मारक खोजे जाने से पहले लगभग 600 सालों तक यूं ही लावारिस पड़ा रहा था। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, पक्की ईंटों वाले उन बेजोड़ ग्रिड शहरों की प्लानिंग से लेकर बुद्ध और महावीर के शांति और ज्ञान के संदेशों तक प्राचीन भारत के ऐसे कौन से विचार हैं जो आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दे रहे हैं। ये इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों और किताबों तक सीमित नहीं है। ये तो वो सोच है जिसने इंसानी सभ्यता को नई दिशा दी। इन पुरानी जड़ों में ऐसा क्या है जो आज भी इतना प्रासंगिक है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। इस ऐतिहासिक ज्ञान की गहराइयों में ऐसे ही और भी बहुत कुछ है जो जानना अभी बाकी है।